हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग हाई पावर मनी के बारे में बात करेंगे। हाई पावर मनी वो पैसा है जिसे आरबीआई जब भारत के बैंकिंग सेक्टर में पुश करती है तो ये पैसा मल्टीप्लाई होकर एक का चार बन जाता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जितनी भी टाइप ऑफ करेंसीज हैं, उनमें से 1 रुपए और कॉइन्स को छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं उन्हें आरबीआई इशू करती है और इस करेंसी को कहा जाता है रिजर्व मनी। इसके अलावा जो 1 रुपए और कॉइन्स हैं उन्हें भी एक्चुअली इशू तो आरबीआई ही करती है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि इसका वॉल्यूम काफी कम है। टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन का ये सिर्फ 2% है। इसका मतलब ज्यादातर मनी जो सर्कुलेशन में है वो रिजर्व मनी है। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि हमारे देश में करेंसी को इशू करने की पावर आरबीआई के पास है। बट क्वेश्चन ये है कि आरबीआई कितनी करेंसी इशू कर सकती है? क्या इसके ऊपर कोई लिमिटेशन है? क्या आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी छाप सकती है? तो इसके बारे में ये कहा गया है कि आरबीआई सिर्फ उतने ही पैसे छाप सकती है जितने की उसके पास रिजर्व है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई को 100 करोड़ रुपए छापने हैं तो आरबीआई को अलग से 100 करोड़ रुपए के एसेट्स रिजर्व करने पड़ेंगे अपने पास। और जो एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ एसेट्स हैं जो कि इस रिजर्व में रखे जा सकते हैं वो है गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और यही रीजन है जिसकी वजह से आप हर एक नोट के ऊपर ये लिखा हुआ देखते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। और इस वचन के नीचे आप आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स को भी देख सकते हैं। तो आरबीआई हर एक नोट के ऊपर ये वचन इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए लिख पा रही है क्योंकि इस नोट की बराबर के एसेट्स आरबीआई ने अपने पास रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे सिस्टम में जितनी भी करेंसी फ्लोट कर रही है उस करेंसी की जो भी वैल्यू है उतने रिजर्व्स आरबीआई के पास होने चाहिए। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। ये एक आइडियल सिनेरियो है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता और इसीलिए ज्यादातर देश मिनिमम रिजर्व सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। और इंडिया ने भी इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को 1956 में अडॉप्ट कर लिया था। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आरबीआई के लिए सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि आरबीआई के पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 515 करोड़ के रिजर्व्स होने चाहिए, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए और 400 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो अगर आरबीआई के पास इतना रिजर्व है तो आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। और यही कारण है कि आज हमारे देश में जितना पैसा सर्कुलेशन में है उसकी वैल्यू के 1% से भी कम वैल्यू के एसेट्स आरबीआई ने अपने पास रिजर्व में रखे हुए हैं। यानी आज की डेट में हमारी जो करेंसी है उसको बैक करने के लिए आरबीआई के पास कोई रियल एसेट्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो बेसिकली एक मैनेज्ड पेपर करेंसी बनकर रह गई है। और ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसे तो और ज्यादा घटा दिया गया है। अब आरबीआई कितने भी नोट छाप सकती है अगर उसके पास 200 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। और इन 200 करोड़ में 115 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट का गोल्ड हो सकता है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अलावा अब रुपी सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स भी अलाउड हैं। यानी मान लीजिए कि अगर आरबीआई के पास 150 करोड़ का सोना है और 50 करोड़ के ट्रेजरी बिल्स हैं तो भी यही माना जाएगा कि आरबीआई का मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली आरबीआई के पास 200 करोड़ के एसेट्स हैं और इसके बेस पर आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। तो आरबीआई किस बेस पर ये पैसा छाप रही है ये तो हम देख चुके हैं। अब देखना ये है कि आरबीआई जब इस पैसे को हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर में इंजेक्ट करती है तो कैसे ये पैसा एक का चार हो जाता है, यानी कैसे ये पैसा मल्टीप्लाई करता है, हमें ये समझना है। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में पैसा इंजेक्ट कैसे करती है। तो ये पैसा इंजेक्ट किया जाता है थ्रू रेपो ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, एमएसएफ और ओपन मार्केट ऑपरेशंस द्वारा, और इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब अगर हम लोग ये माने कि आरबीआई हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर में 1,000 रुपए इंजेक्ट करती है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर का जो टोटल रिजर्व है वो 1,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आरबीआई ने रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% रखी है तो इसका मतलब ये होगा कि इस 1,000 रुपीज का 40% यानी 400 रुपए बैंक्स को सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में रिजर्व करके रखना होगा। और बाकी बचे पैसे यानी 600 रुपीज को बैंक अगर चाहे तो लोन में दे सकते हैं। अब एक बात बताइए,
एक कंपनी जिसको अभी अभी बहुत सारे पैसे लोन में मिले हैं, वो इन पैसों का क्या करेगी? या तो वो इन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराएगी या फिर इन पैसों से खर्चा करेगी। अगर खर्चा किया तो जिसको ये पैसे मिलेंगे वो भी तो अपने इन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट कराएगा। कहने का मतलब इस कंपनी को जितना भी पैसा मिला है एज लोन, वो घूम फिर कर वापस से बैंकिंग सेक्टर में ही जाकर जमा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि ये लोन में मिली हुई अमाउंट जो है, उसमें से सिर्फ वो कंपोनेंट वापस से बैंकिंग सेक्टर में जमा नहीं होगा जो पैसा लोगों के पास पहुंचा है और लोग उसे एज अ कैश अपने पास रखना चाहते हैं। और ये अमाउंट काफी कम होगी, इसीलिए अभी इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। चलिए अब तक के इस ट्रांजेक्शन को एक बार समराइज करके देखते हैं। देखिए, बैंकिंग रिजर्व्स टोटल 1000 रुपीज बढ़े क्योंकि आरबीआई ने इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में 1000 रुपीज इंजेक्ट किए थे। और क्योंकि रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% है, तो इस 1000 रुपीज में से 400 रुपए तो सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में जमा हो गए और बाकी बचे हुए 600 रुपए बैंक ने लोन में दे दिए। लेकिन ये 600 रुपए वापस से घूम फिर कर वापस से बैंकिंग सेक्टर में आ गए और इस 600 रुपए का जो 40% है, वो रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में जमा हो गया। तो यहाँ पर 240 रुपीज वापस से सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में जमा हो गए और बाकी बची अमाउंट यानी 360 रुपीज वापस से लोन के रूप में दे दी गई। और लोन में दी हुई अमाउंट वापस से बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगी। तो जो 360 रुपए वापस से बैंकिंग सेक्टर में आए, उसका 40% यानी 144 रुपीज वापस से सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में जमा करना होगा और बची हुई अमाउंट यानी 216 रुपीज वापस से बैंक किसी को लोन में दे सकता है। और इस तरह ये साइकिल ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो अब आप यहाँ पर रुक कर ये देखो कि आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ 1000 रुपीज इंजेक्ट किए थे और उसके बेस पर यहाँ पर कितने सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। और ये ट्रांजेक्शन्स अभी रुकेंगे नहीं, ये ट्रांजेक्शन्स तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि यहाँ पर बैंक्स के पास लोन देने के लिए जो अमाउंट है वो जीरो ना हो जाए। तो अब अगर हम लोग इस कैलकुलेशन को पूरा ही कर दें तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बैंक के पास फाइनली 0.78 रुपीज बच रहे हैं। तो अब अगर हम लोग इस कैलकुलेशन को स्टॉप कर दें और ये कैलकुलेट करें कि इन सारे ट्रांजेक्शन्स में कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर के सीआरआर और एसएलआर में कितना पैसा जमा हुआ है, तो ये वैल्यू आ रही है 1000 रुपीज। और अगर हम लोग ये देखें कि इस 1000 रुपए इंजेक्ट करने की वजह से पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर ने कितने रुपए के लोन बांट दिए हैं, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है 1500 रुपीज। तो इस पूरे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आरबीआई ने 1000 रुपए इंजेक्ट किए थे और बैंकिंग सेक्टर ने इस पैसे को 2500 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि हमने यहाँ पर वो सिनेरियो कंसिडर किया था जहां पर बैंकिंग सेक्टर से जितना भी लोन दिया गया था वो घूम फिर कर पूरा का पूरा पैसा वापस से बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है। हालांकि इसमें से कुछ परसेंटेज 1% या 2% लोग अपने पास कैश की फॉर्म में भी रखते हैं, तो उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर इग्नोर किया था। लेकिन वो पोर्शन जितना भी ज्यादा होगा उसके बेस पर ये वैल्यू थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में 1000 रुपीज इंजेक्ट किए और ये बन गए 2500 रुपीज, यानी मनी सप्लाई जो है वो 2.5 टाइम्स हो गई। और ये जो मल्टीपल है इसे कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है रिजर्व रिक्वायरमेंट पर। तो हमने तो इस चीज को समझने के लिए एक एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखा, लेकिन इस वैल्यू को एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट इनटू 100। अगर हम लोगों ने इस फॉर्मूले को भी यूज किया होता तो वैल्यू 2.5 ही आती। अब सोच के देखिए कि अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट सिर्फ 10% होती तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती 10x। यानी अगर आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में 1000 रुपए इंजेक्ट करती तो ये बन जाते 10,000 रुपीज। तो अब इस बात को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि आरबीआई जब भी बैंकिंग सेक्टर में पैसा इंजेक्ट करता है तो वो पैसा एक का 4 भी हो सकता है, एक का 10 भी हो सकता है। और ये मल्टीपल कितना होगा ये डिपेंड करता है आरबीआई की रिजर्व रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो अब इस पूरे डिस्कशन के बाद आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए कि जो पैसा आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में इंजेक्ट करता है वो एक हाई पावर्ड मनी है, क्योंकि यही वो पैसा है जो सिस्टम में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसीलिए इस पैसे को बेसिक मनी, प्राइमरी मनी और मॉनेटरी बेस भी कहा जाता है। और इस पैसे को डिनोट किया जाता है M0 से।
तो ये थी डिटेल्स हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सटावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सटावा।